हमारी माइथोलॉजी में रामायण महाभारत की एक्चुअल एविडेंस है क्या? कृष्ण का पहला विवरण छांदोग्य उपनिषद में होता है। मुझे एहसास हुआ जो मैं पढ़ रही हूँ और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें तो कोई मेल नहीं है। आर इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक द सेम। उनका एक उद्देश्य था कि धर्म को इतिहास से हटा दीजिए। जब आप इतिहास लिखेंगे तो उसमें आपको कहना है कि धर्म का कोई स्थान नहीं था। पीछे इंस्क्रिप्शन है और वो अपना नाम देता है, मेरा नाम वासु है। वो धमकाते थे भारत के वासियों को कि अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हारी मूर्तियां फोड़ देंगे। इंडिपेंडेंस के बाद एक प्रयत्न हुआ है कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं। इंडिया हैज बिकम अ वुंडेड सिविलाइजेशन। द वुंड हैज टू बी हील्ड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। भारत का इतिहास, भारत कितना पुराना है और भारत में क्या क्या हुआ है। क्या भारत में महाभारत हुई थी, रामायण हुई थी, क्या एविडेंस है, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, एक्चुअल नैरेटिव क्या है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो करिकुलम में लिखा है, जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है, और जो हम आजकल सुनते हैं उसमें क्या सच है, क्या नहीं है, क्या डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं, वो सब आज सामने उभर के आएंगे। क्योंकि आज मैं बैठा हूँ मीनाक्षी जैन मैम के साथ, जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं, हिस्टोरियन पार एक्सीलेंस, द राइटर ऑफ मेनी बुक्स। वन ऑफ हर बुक्स, द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, आई हैव रेड पेज टू पेज, कवर टू कवर। और कोशिश करूँगा कि एक ऐसा हिस्ट्री लेसन निकल कर आए जो कभी स्कूल या कॉलेज आपको नहीं दे सकता। तो एनीबडी हु कॉल्स देमसेल्व्स इंडियन should know the history of India, and this is a small contribution towards that. So keep your mind sharp, ask good questions, think about it, read about it, and more importantly, listen to this and enrich yourself. Thank you. Such an honor to be speaking with you. और मुझे मैम ये एडमिट करना पड़ेगा, मैंने आपकी मैम बुक पढ़ी पूरी कवर टू कवर। थैंक यू सो मच। हाँ, बट यू मेड मी फील लाइक आई वाज इलिटरेट। Not at all. Imagine my state when I started writing these books. हाँ, I can only imagine. But what a contribution. What a contribution. Thank And I you. don't say that lightly, मैम। I say that because मुझे लगता था कि मैं एक वेल एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड इंसान हूँ। मुझे लगता था मुझे पता है, भाई मैं इंडियन सिविल सर्विसेज में रहा हूँ, मुझे लगता था कि मुझे पता है हिस्ट्री। बट मुझे ये पढ़ के पता चला कि नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो फिर मोस्ट लाइकली बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं तो हिस्ट्री पढ़ाती थी जी, तब मुझे ये नहीं पता था। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से एक कॉन्शियस अटेम्प्ट हुआ है जी सिंस इंडिपेंडेंस टू डिनाई अस आर हिस्ट्री, स्वतंत्र लोगों को उनके इतिहास से कैसे वंचित करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री एज रिटन एंड एज टोल्ड सिंस द टाइम वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस। And I taught history at Delhi University, and you can imagine what my situation was. I realized over a period of time, because I used to do a lot of reading, तब मुझे एहसास हुआ कि जो मैं पढ़ रही हूँ और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें तो कोई मेल नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो करिकुलम सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने दिया है, वो सब टीचर्स को सब कॉलेजेस में फॉलो करना है। लेकिन कोर्स के पुस्तकों के आगे अगर आप पढ़ना चाहें और पढ़ें, तब आपको लगता है कि ये इतिहास है हमारा। तो मेरे जीवन का मेरे ख्याल से यही कहानी है कि मैंने अपने इतिहास को कैसे ढूंढा, कैसे पढ़ा, कैसे समझा। So it is not only you who is surprised at your history. All of us are surprised at what we learn when we study our history on our own. गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लोनली होती है। मेरे लाइफ के दो पैशंस हैं। आई लव टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इवन बोर्ड गेम्स, एंड आई लव टू लर्न, लव टू रीड। तो इन दोनों पैशंस को कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक समथिंग जो कि गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स लर्निंग को ट्रांसलेट करे। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। आई हैव क्रिएटेड द यूपीएससी गेम। ये एक एक्चुअल फुल ब्लोन बोर्ड गेम है। इसमें इंडिया के मैप पे कुछ जर्नीज हैं जिसमें आपको एक एक स्टेप पे क्वेश्चंस का आंसर करके आगे बढ़ना होगा। जो प्लेयर लबासना मसूरी पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इस गेम को खेलने के दौरान मजा भी आएगा, आप बहुत चीजें
सीखोगे भी और बहुत चीज़ें आप याद कर लोगे इन द प्रोसेस। इस गेम की पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू फाइंड दिस इज इन्वोकिंग योर क्यूरियोसिटी, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिलेवेंट टू द गेम एंड देन यू कैन चेक इट आउट। आई होप यू हैव फन विद इट। थैंक यू मैम। प्रिविलेज है मेरी कि मैं आपसे बैठ के इस बारे में बात कर सकता हूँ। मैंने मैम ये बुक कवर टू कवर पढ़ी, द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, और मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि ऑब्वियसली हमको हिस्ट्री तो नहीं पता है, बट द फर्स्ट शॉक दैट केम टू मी, आपके फर्स्ट चैप्टर में आपने बताया है कि भारत इज़ एंशियंट। Yes. मुझे लगता था कि ठीक है, एक रजवाड़ों का कॉन्ग्लोमरेट रहा था, कभी कोई राजा कभी कोई राजा, बट एक यूनिफाइड भारत की आइडेंटिटी थी एंशियंट टाइम्स में, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड इट सीम्स टू प्रीडेट इंडस वैली। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने ये इंडस वैली का जिक्र किया है, तो मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि कितना प्रीडेट करता है। जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3-4 साल BC, यू नो, इट अर्ली इंडस एंड देन इट कंटिन्यूज 3000 BC में। ठीक है ना। हाँ जी मैम। नाउ द पॉइंट इज कि हम सोचते थे कि भारत का इतिहास तब से शुरू होता हाँ है। जी। जब हम भारत का इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। एक तो लिटरेरी सोर्सेज, हमारे ग्रंथ, जैसे हमारे ग्रंथ वेद से शुरू होते हैं, तो उनको एक्यूरेटली डेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दे वर ट्रांसमिटेड ओरली। तो 10,000 साल पहले हैं, 12,000 साल पहले, ये कहना मुश्किल है। तो एक तो ये लिटरेरी सबूत है, लेकिन इसमें भी हमारे को कितनी जानकारी मिलती है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। जी। और दूसरा है कि जो एविडेंस है, जैसे इंडस वैली का एविडेंस है, तो हैरानगी की बात है कि जो सबसे पहला हमको सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है, वो मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट मतलब विदेशी और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिली, और वो साइट, उनका कहना है कि वो 9,000 साल BC, इसका मतलब है 2,000 साल अब हम ऐड करें तो 11,000 नॉट सो 11,000 साल पहले की है जी। और जिस तरह से वो 11,000 पहले थी उसी स्थिति में वो अभी भी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये क्या साइट है? तो उन्होंने देखा कि एक रफ प्लेटफॉर्म बना हुआ है और प्लेटफॉर्म के केंद्र में एक यूनिक कलर्ड पत्थर है, ट्रायंगुलर। और जो यूनिक कलर्ड पत्थर है वैसे ही पत्थर को आसपास के गांव के लोग अभी भी पूछते हैं। क्या है ये पत्थर? इसको ये बोलते हैं माई, मदर गॉडेस। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई यू नो दीज आर थिंग्स विच आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिविलाइजेशन, और बाद में जैसे हम डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो हमको तो यह इतिहास पढ़ाया जाता था कि भाई स्त्री का शोषण होता था, उसका कोई इज्जत नहीं थी, ब्राह्मणों ने पता नहीं कितने अत्याचार किए। सो यू नो दिस फर्स्ट एविडेंस of the worship of the mother. Yes. It is something that, according to me, when we write our history, when we teach our history, this should be occupying a very, very important place. Yes. Because the first evidence we get is of worship of the mother. The mother is regarded as divine. And when we are talking about a time, Egyptian civilization से भी पहले ये उस टाइम पर तो आई डोंट नो, देयर वाज नो सिविलाइजेशन के, जस्ट स्टोन हेंज के आसपास का पीरियड होगा शायद। सी द पॉइंट इज दैट एज अ हिस्टोरियन it is important to know what is happening in other countries, but that is not my defining model or criteria. I think we should look at Indian history through Indian eyes. What has happened is that we have, after independence, studied history through imported ideology and through a foreign lens. And when we talk about reclaiming our heritage, history occupies the pivotal place.
And to reclaim our heritage, we have to make sure that we study our past with empathy, with Indian eyes, and through Indian prisms. Now, I told you about this, literary texts. I'll come to that a little later. But continuing the evidence that you mentioned, the Indus Valley civilization, we now know that it is spread over large parts Yes. because of excavations after independence. And we have this Sonoli and so many Rakhi Gadi, which have changed our view of the Indus Valley. It was much more widespread than we thought it was. Now, what is the defining feature of Indus Valley? If we talk in the context of the misrepresentation of our past. One important seal of the Indus Valley Pashupati. is seal number 420, which the excavators at that time thought it is Proto-Shiva. Yes. Proto-Shiva means the earliest, among the early Depiction, representations हाँ जी, मैम. आपने बड़े of डिटेल में Shiva. बताया मैम. हाँ जी. Now, we call it Shiva. We means historians called it Shiva because it had many features of Shiva depicted on it. Like, the Pashupati. So it's got animals around it. The three Ratna. Trident है. हाँ जी. And the yoga posture. Yoga posture. Because Shiva is also a yoga. Yes. So this was regarded, we thought, as irrefutable proof of the antiquity of Shiva worship in India. But the detractors of Indian civilization, Indian culture, they said they do not accept the longevity and continuity of our civilization. यस मैम, बिकॉज जो मुझे अब स्कूल में पढ़ाया गया, जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं, वो ये है कि इंडस वैली का कुछ पता नहीं है, रिलीजन का कोई आइडिया नहीं है. वैदिक पीरियड उसके बाद स्टार्ट होता है, आर्यंस आते हैं और अर्ली वैदिक स्टार्ट होता है, ऋग्वेद वगैरह लिखी जाती है एंड सो ऑन. So I will now present the counter view. प्लीज. So now, when this Pashupati seal, we regarded it as Proto-Shiva, and we thought that this is the beginning of evidence. We don't know how much evidence there is before that, but this is concrete evidence. Now the critics of Hindu civilization, I'm calling it Hindu civilization as a loose term. So they said, how do you know it was this seal? How do you know this person was called Shiva at the time of the Indus civilization? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट तो डिसाइफर हुई नहीं है. Obviously, we don't know. जी. But we can guess it was Shiva because the features. क्लोजली रिजेंबल. And then the more clinching evidence is that 3 in situ shivlings were found. In situ means in the position which they were positioned at that time. So those 3 shivlings, they are in situ, and you cannot say that shivling is anything except related to Shiva. So there is so much evidence. But the problem is that this evidence has not been presented, or has been presented but not come to the knowledge of ordinary people. इसके बाद मैम आगे बढ़ती है कहानी. आप ये भी आपने बहुत क्लियरली समझाया है, क्योंकि मैम ये बुक कोई भी नैरेटिव्स नहीं करती है डिस्क्राइब, ये एविडेंस प्रेजेंट करती है. I never present my view. I only present evidence. जो रीडर है उसकी मर्जी है वो क्या निष्कर्ष निकाले. मैम निष्कर्ष तो बड़ा क्लियर निकलता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है आर्यवर्त का, वो भी बहुत पुराना है. और इट इज़ नॉट कॉन्कॉक्शन जो लेटर वैदिक में निकली और जो 3-4 हज़ार साल पुरानी है, उससे बहुत पुरानी है. द आइडिया ऑफ भारत एज अ कंट्री इज ओल्डर देन जम्बूद्वीप, जो कि किताबों में लिखा है. तो एक हिंदुइज्म या जो भी वट एवर वी अंडरस्टैंड इज हिंदुइज्म और वट एवर इट वॉज कॉल्ड सीम्स टू हैव कंटिन्यूड. What I will just clarify and say that India is unique because it has maintained a living link with its past from as far back as we can trace that past. So whatever the evidence that we get, there is no point, there is no period on which we broke with that past. Why we are different from Egyptian civilization, Persian civilization, is that at some point they lost link with their
civilization, and today those civilizations are museum pieces. जो उन civilizations के शेष हैं वो आप म्यूजियम्स में देख सकते हैं. लेकिन भारत में हमने, चाहे हमारे इतिहास में इतनी उथल पुथल हुई, लेकिन तब भी उसके बावजूद हमने अपने इतिहास से कभी लिविंग लिंक नहीं छोड़ा. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन. जी मैम. और ब्यूटी की अगर बात करी जाए मैम, हमारे पास कुछ ट्रेट्स थे जो आज हम फॉलो करते हैं, विच क्लियरली आर मेंशन्ड आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रेट्स ऑफ द इस्लामिक अग्रेसर्स दैट हैड कम इनटू इंडिया. हम इंक्लूसिव थे. 5-6 हज़ार साल, 11 हज़ार साल पहले तक हमारे पास एक टॉलरेंस थी, डाइवर्सिटी थी, एक अप्रिसिएशन थी बाकी लोगों की. एक पूरा चैप्टर में आपने लिखा है हाउ फॉरेनर्स केम एंड दे वर कॉन्कर्ड. यस. But that is not what the Islamic aggressors did. So, do you want to jump from Indus to Anyway, this? we should go sequentially so that. So I can just complete one or two other things Absolutely. about Indus civilization. जी. तो जो जिन चीज़ों को हम आज भी पूछते हैं, जैसे People. तो पीपल की वर्शिप वहाँ पे, स्वास्तिक, there's conch shells. और कालीबंगन में बीबी लाल को फायर ऑल्टर्स मिले. फायर ऑल्टर्स जो उनका कहना था कि यहाँ पे यज्ञ होते थे. तो अब जो यज्ञ होते थे, सो दैट रेजेस द क्वेश्चन कि वैदिक सिविलाइजेशन से इनका क्या ताल्लुक है. आर इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक द सेम? दिस इज़ अ डिबेट दैट इज स्टिल गोइंग ऑन अमंग स्कॉलर्स. लेकिन जो सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे सामने पेश किया है, जैसे कि फायर ऑल्टर्स, और फायर ऑल्टर्स एक रो में थे और इस तरह से बनाए गए थे कि पहले एक कुआं था, वहाँ पे अपने आप को शुद्ध करके ही आप फायर ऑल्टर पे प्रवेश कर सकते हैं. यू नो, सो इट वाज वेरी सिस्टमैटिक, वेरी क्लियर, वेरी कॉन्शियसली डन. मैम, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि मोहनजोदारो का जो ग्रेट बात था, हाइपोथेसिस यही है कि पहले शुद्धि करी जाए उसमें? नहीं, ये जो फायर ऑल्टर्स थे ना, हाँ, दैट वाज आल्सो प्योरिफिकेशन. बट ये जो फायर ऑल्टर्स मिले हैं, तो इनके बगल में एक कुआं था, तो उससे आप शुद्धि करके ही फायर ऑल्टर्स में प्रवेश कर सकते थे. और फायर ऑल्टर्स के पीछे दीवार पे एक छोटे आले बने हुए थे. आले पे जो आप फायर ऑल्टर्स के टाइम जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए या यूटेंसिल्स चाहिए, वो वहाँ पे रखे जाते थे. और एक जगह जैसे घी डालना है, सो ऑल दोज यूटेंसिल्स वर केप्ट एट द बैक ऑन द वॉल. और एक जगह बीबी लाल को जो जब फायर ऑल्टर के बगल में एक स्पून, लैडल जिससे आहुति डाली जाती थी. So, I mean, what more evidence can you have? And last thing that I want to say before we move on, Indus Valley Civilization की 2 जो मूर्तियाँ हैं जो बहुत विश्व में प्रसिद्ध हैं. एक मूर्ति जिसको हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग. अब ये कौन है हम कह नहीं सकते, लेकिन एक स्टैचू मिला है अप टिल द चेस्ट, टॉर्सो तक है जी. और जो स्टैचू है हाफ क्लोज्ड आइज, जैसे कि मेडिटेशन में हो. और इससे लगता है कि, और जो रोब है, जो शॉल है, जो क्लोक है, वो राइट से लेफ्ट हैंड तक, शोल्डर तक जा रही है. अब हैरानगी की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 1000 वर्ष बाद पहली मूर्तियाँ जो बनती हैं वो मथुरा में बनती हैं. और जो पहली बुद्धा की मूर्ति मिलती है हमको, हम उसको ईसापुर बुद्धा बोलते हैं, क्योंकि ईसापुर गांव में मिली. और बुद्धा ने अपनी शॉल को, क्लोक को उसी तरह से ड्रेप किया है जैसे मोहनजोदारो में प्रीस्ट किंग ने ड्रेप किया था. अब कैसे ये मेमोरी लोगों को रही, क्योंकि इस बीच में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बट इमेजिन what were the forces at work which we don't even know, that जिस तरह से ड्रेपरी प्रीस्ट किंग की हुई, उसी तरह से फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा
की उसी तरह से ड्रेपरी हुई है। प्रीस्ट किंग की रोप पे आपने बताया, मैम आपने लिखा है कुछ सीक्रेट सिंबल्स भी हैं। हाँ, but we have not been able to interpret them yet. But दे सीम लाइक लोटसेस। I am just saying कि continuity, जी हाँ। even though there is a 1,000-year gap between the priest king and the first statue of Buddha. जी मैम, इसको मैम जैसे आपने कुछ कोटेशंस करे हैं जिसको सुन के गर्व ही होता है। इसमें लिखा है भारत इज़ वेरीली कर्म भूमि, मोक्ष क्षेत्र एंड द गिवर ऑफ बोथ भक्ति एंड मुक्ति। And you know, I just want to give one more example from Mohenjo-daro. जी। I talked about the priest king. डांसिंग गर्ल। The dancing girl, world famous. Actually 2 dancing girls मिली थी। तो जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि हम एक लेंगे, तो एक पाकिस्तान को दी गई और एक इंडिया में रही। तो पाकिस्तान की डांसिंग गर्ल के बारे में हम कुछ जानते नहीं, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन टॉक्ड अबाउट मच। क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन जो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, अब वो डांस कर रही थी या क्या कर रही थी वी कैन नॉट मेक आउट, बट जो पॉस्चर है उससे लोगों ने इनको डांसिंग गर्ल कहा है। लेकिन डांसिंग गर्ल ने अपने आर्म्स पे बैंगल्स पहने यहाँ तक, और साउथ में हमको बहुत बार जो पहली मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें भी महिलाएं यहाँ तक बैंगल्स पहने हुए हैं। राजस्थान वगैरह अभी भी जाएं तो यू विल सी दिस, सो दैट होल स्टाइल ऑल्सो। एक जगह में आपने कंपैरिजन भी करा है, एक मच लेटर वैष्णवाइट स्कल्पचर है जिसमें पोस्चर वगैरह सब सेम है, एंड दैट इज फार अहेड इनटू द फ्यूचर फ्रॉम। So the point that we have to understand is the very important feature of our civilization is antiquity and continuity, कि इतना प्राचीन था और इतना कंटिन्यू करते गए। So we didn't break link with the past, और जो जो हम देखते हैं पास्ट में वो आज तक हम देख सकते हैं। तो मैम इससे अगर हम आगे बढ़ें तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग टू टॉक अबाउट इज द वेदास, दैट्स वन। द सेकंड थिंग इज माइथोलॉजी। यहाँ पे मैम जो हमको समझाया जाता है, एटलीस्ट जो कॉमन नैरेटिव है वो ये है, वैदिक लिटरेचर है और रामायण महाभारत उसके बाद आती है। तो मैम एक क्वेश्चन तो ये है कि हमारे वेद कितने पुराने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी हिस्ट्री में और हमारी माइथोलॉजी में रामायण महाभारत की एक्चुअल एविडेंस है क्या, दैट दे हैड existed, it happened, those characters? Now, the point is, as far as dating of the Vedas is concerned, I am not at all equipped to answer that question, because that is, I'm not a specialist on the sacred texts, and I don't think that anyone can say with certainty कि ये इनकी डेट है, क्योंकि कितने हज़ारों साल वो ओरली ट्रांसमिट होती थी। गुरु अपने शिष्य को सिखाते थे, उच्चारण कितना ज़रूरी था, तो और शिष्य अपने शिष्य को, सो इट वाज ओरल ट्रेडिशन। अब आपने सेक्रेड लिटरेचर को रामायण महाभारत से जोड़ने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण दूंगी। हम सब ने कृष्ण भगवान का नाम सुना है और हमको ये पता है कि मथुरा में उनका जन्म हुआ और उन्होंने गीता उपदेश दिया। अगर आप किसी से भी पूछें कि कृष्ण के बारे में मेरे को 2 चीज़ें बताएं, तो वो कहेंगे कि मथुरा में उनका जन्म हुआ और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। अब इसके बारे में सबूत क्या है? वी आर ट्राइंग टू लिंक द टेक्स्ट विद द ट्रेडिशन। तो आपको हैरानगी होगी कि कृष्ण का पहला विवरण, डिस्क्रिप्शन छांदोग्य उपनिषद में होता है। छांदोग्य उपनिषद, जैसे मैंने कहा, टेक्स्ट को डेट करना मुश्किल है। 8000 BC, 9000 BC और 2000 अब, तो 10,000 साल पहले की है, 11,000 साल पहले की है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन जो उसमें लिखा है वो स्पष्ट है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है
देवकी पुत्र कृष्ण। अब देवकी पुत्र कृष्ण तो हमारे न धर्म में, न इतिहास में, न हिस्ट्री में कोई और देवकी पुत्र था। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि देवकी पुत्र कृष्ण जी हाँ। के गुरु ये थे। गुरु का नाम दिया है गुरु अंगिरस। ठीक है। और ये भी लिखा है कि गुरु ने अपने शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण को क्या शिक्षा दी। ये भी लिखा है कि गुरु ने देवकी पुत्र कृष्ण को ये उपदेश दिए। और हैरानगी की बात है या आश्चर्य की बात है कि गीता उपदेश में जो गुरु ने कृष्ण को सिखाया, लगभग वो हम गीता उपदेश में देखते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक लिटरेरी टेक्स्ट है जिसकी डेट हम नहीं बता सकते, उसमें कृष्ण का देवकी पुत्र और ये उन्होंने सीखा, और हमको पता है कि ये जी तो गीता उपदेश है, उसमें उनकी टीचिंग्स हैं। सो दिस इज रिमार्केबल। एक और बात है जो टेक्स्ट महाभारत में लिखी है। महाभारत में लिखा है कि वैशंपायन ने कहा कि महाभारत को पहली बार रिसाइट करना है तक्षशिला में। तक्षशिला में पहली बार महाभारत लोगों को सुनानी है। अब ये इसमें क्या विचित्र बात है? विचित्र बात ये है कि 2nd सेंचुरी BCE में एक दूत, तक्षशिला नरेश के दूत, एक भारत के राजा के यहाँ आते हैं और वो देवकी पुत्र कृष्ण वासुदेव के लिए एक पिलर इरेक्ट करते हैं, जो पिलर अभी भी है। वो गरुड़ जो ऊपर था वो कट गया है, बट बाकी पिलर है, विदिशा में है। और इस पिलर में इंस्क्रिप्शन उन्होंने 2 हैं इंस्क्रिप्शंस। पहले इंस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ और इस भारतीय राजा के दरबार में आया हूँ। अपना परिचय दे रहे हैं कि किस राजा ने मुझे भेजा है, एट्सेट्रा। सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन, इट इज़ शॉकिंग, सरप्राइजिंग कि जो पार्ट 2 है इंस्क्रिप्शन का, वो महाभारत के कुछ अंश को कोट कर रहे हैं। ओह। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये व्यक्ति तक्षशिला से विदिशा आ रहे हैं और अपने इंस्क्रिप्शन में महाभारत के कुछ कोटेशंस हैं। तो तक्षशिला में बैठकर क्या इन्होंने पहले महाभारत सुन ली थी? क्या ये इनको पता था महाभारत के बारे में? तब कुछ इतिहासकार हैं जैसे HC रे चौधरी, उन्होंने कहा कि महाभारत में तो खुद वैशंपायन ने कहा है पहली बार इसको तक्षशिला में इसको लोगों को सुनाना है, और वहाँ पे जो जो लोग आएंगे वो ये महाभारत अपने अपने इलाकों में लेके जाए। तो आप इमेजिन करिए कि दिस इज एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग। आई हैव गिवन यू द लिटरेरी एविडेंस, आई हैव स्क्रिप्चरल एविडेंस, और ये इंस्क्रिप्शन जो आज भी प्रचलित है, मतलब वहाँ पे है। अब इसके अतिरिक्त वी हैव पाणिनि और पतंजलि। तो पाणिनि तक्षशिला के थे, अगेन तक्षशिला के, और पाणिनि ने रूल्स ऑफ ग्रामर, और इतने प्रसिद्ध ग्रामेरियन थे। तो पाणिनि की जो ग्रामर है, अष्टाध्यायी जो उन्होंने लिखी है, उसकी ये विशेषता है कि शायद ये एक ही टेक्स्ट है जिसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है। जिस तरह से पाणिनि ने लिखी थी उसी तरह हमको मिली है। बाकी चीज़ों में जैसे कि महाभारत में कितनी बार ऐड किया गया, बट पाणिनि में कोई एडिशन नहीं है। जो पाणिनि ने लिखा वो हमारे को अभी भी वही है। पाणिनि ने इसमें क्या लिखा जो हमारे लिए इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? पाणिनि रूल्स ऑफ ग्रामर लिख रहे थे, तो उनका रूल ऑफ ग्रामर था, एक रूल था
कि जब आप दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति का छोटा नाम है उसको पहले इस्तेमाल करेंगे और जो बड़ा नाम है वो उसके बाद आएगा। लेकिन पाणिनि बोलते हैं मेरे इन रूल्स का केवल एक ही एक्सेप्शन है, एक ही बार है जब ये रूल नहीं अप्लाई करेगा, और वो है जब आप वासुदेव और अर्जुन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वासुदेव पूजनीय हैं। ही इज राइटिंग वासुदेव इज द वर्शिपफुल वन। तो आप वासुदेव के नाम को पहले लेंगे और अर्जुन के नाम को बाद में। सो दिस इज अगेन लिटरेरी एविडेंस टॉकिंग अबाउट द एंटिक्विटी ऑफ कृष्णा वर्शिप। और जैसे हम जानते हैं पाणिनि के जो पतंजलि ने उनके रूल्स को एक्सप्लेन करने लिखा, तो पतंजलि अपने लेख में 6-7 उदाहरण देते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो राइटिंग ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर। 6-7 उदाहरण देते हैं, और वो जो उदाहरण देते हैं वो कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। अगर वो उदाहरण दे रहे हैं तो वो कहते हैं उदाहरण जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। इससे पता चलता है कि कृष्ण के जीवन की जो कहानी थी वो कितनी प्रचलित थी, लोगों को पता था। सो यू नो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट उदाहरण मैं दूंगी। हम कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो ठोस सबूत क्या है? ये तो लिटरेरी एविडेंस है। ठोस सबूत क्या है जो हम आज भी देख सकते हैं और वो म्यूजियम में है? तो क्या है वो सबूत? वो सबूत एक शिलालेख है। वो शिलालेख खंडित है क्योंकि हमको पता है मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुए तो कुछ पूरा बचा नहीं है, और अधिकांश सबूत थे वो ख़त्म हो गए। तो जो कुछ बचा है वो हमारा सौभाग्य है कि वो बचा है। तो जो पहला शिलालेख है वो 15 कॉमन ईरा से पहले का है। मैं 15 कॉमन ईरा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक राजा का नाम लेते हैं और वो राजा का शासन 15 कॉमन ईरा में ख़त्म हो गया था। तो आज हम 2024 के अंत में हैं, तो इसका मतलब है वो शिलालेख कम से कम 2000 साल पहले का है, और वो शिलालेख खंडित है। लेकिन जो खंडित है, और इसको आपके दर्शक मथुरा म्यूजियम में देख सकते हैं, ये एक चौखट का हिस्सा है। चौखट मतलब दरवाजे का हिस्सा होता है। ये जो खंडित चौखट है ये 8.5 फुट लंबी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चौखट होगी। ठीक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस चौखट में जो इंस्क्रिप्शन है, आगे तो डेकोरेशन वगैरह है, पीछे इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन वो अपना नाम देता है कि मेरा नाम वासु है और मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्योंकि इंस्क्रिप्शन खंडित है, वी कैन नॉट से, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये इमारत की तोरण है, एंड ही डिस्क्राइब्स कि रेक्टेंगल है, उसके आसपास ये है। और जो इंस्क्रिप्शन बचा है वो कहते हैं किसके लिए बना रहा हूँ? वासुदेव, देवताओं के देव। सो ये इंस्क्रिप्शन मथुरा से मिला है। मथुरा जहाँ पर आक्रमण पे आक्रमण हुए और कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो खंडित है। तो ये इंस्क्रिप्शन हमारे को मिला है, वासुदेव, देवताओं के देव। और इंस्क्रिप्शन बताता है मैं कहाँ बना रहा हूँ ये, वासुदेव के महास्थान पर। अब मैं जन्म स्थान नहीं कहूँगी क्योंकि इंस्क्रिप्शन महास्थान कहता है, लेकिन महास्थान का मतलब एक स्थान जो कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ था, जो महत्वपूर्ण था उनके जीवन। हो सकता है कि जहाँ पर
उन्होंने कंस का वध किया हो या जहाँ पर उनका जन्म हुआ हो। सो आप इमेजिन करिए, जब हम कृष्ण की बात करते हैं, मैंने आपको छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया, मैंने आपको पाणिनि का उदाहरण दिया, पतंजलि का उदाहरण दिया और ये शिलालेख दिया। सो जो मेरा मेन पॉइंट है इन राइटिंग दीज बुक्स, मेरा पॉइंट नहीं है, जो सबूत मेरे सामने आए हैं, इट शोज कंटिन्यूटी विद आवर सिविलाइजेशन एंड द एंटिक्विटी। देखिए 1000 साल से ज़्यादा तो हमारे पास सत्ता नहीं थी ना, और मथुरा पर महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था और जो लास्ट आक्रमण हुआ था वो 1750 के करीब हुआ था अहमद शाह अब्दाली का। तो महमूद गजनवी से अहमद शाह अब्दाली तक कितने आक्रमण हुए उनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ अपनी पुस्तक में किया है। तो इसका मतलब है कि कुछ बचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तब भी हमको ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी, इस देश के, इस धरती के निवासी अपने पास्ट के साथ कितने जुड़े हुए थे, और ना किसी राजा को बताना था कि भाई आप जुड़े रहो। ये अपने अंदर उनकी भावना थी कि ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे लिए पूजनीय हैं। नोबडी हैड टू टेल एनीबडी। मैम, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस समराइज जो जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी हेरिटेज है, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? और वो आई एम आस्किंग बिकॉज आई वांट टू रिलेट इट टू द प्रेजेंट डे इंडिया, एंड आई वांट टू सी इफ द इंडिया ऑफ टुडे has a history of 7,000 years, 8,000 years, and there is a continuity of values from that period onwards. No, but the whole point is that we also have to factor in the adverse periods of our history and what impact they had. I mean, I cannot believe that all that India experienced would have had no impact on the society, on the polity. So we should not imagine that any institution or any custom, it continued without change. But the broad features are there. One important feature I told you is the continuity and the longevity. तो सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व में एक ही सभ्यता है जिसने अपने अतीत को नहीं भूला, उससे जुड़ी रही। भारत में उस समय बहुत और सभ्यताएं थीं, इजिप्शियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता और सभ्यताएं थीं। लेकिन एक समय आया इन सब के जीवन में जब इनका अपने अतीत से नाता टूट गया, और उन सिविलाइजेशंस के जो चिन्ह बचे हैं वो आप केवल म्यूज़ियम्स में देख सकते हैं। लेकिन भारत में चाहे ड्रेस है, चाहे वर्शिप है, चाहे यूटेंसिल्स हैं, राइटिंग, एवरीथिंग इज कंटिन्यूस। नाउ आई वांट टू गिव यू दैट सेकंड पॉइंट वाज, ये सभ्यता संस्कृति ने सबको जोड़ा, और भारत की सभ्यता संस्कृति में साधारण मनुष्य और महिलाओं का योगदान था, और इसकी वजह से ही ये इतने लंबे समय तक जीवित रही, क्योंकि भारत की एकता, भारत की सभ्यता, संस्कृति किसी राजा पर निर्भर नहीं थी। मैं उदाहरण देना चाहूँगी सांची का। हम सब ने सांची के बारे में सुना है। एम्परर अशोक ने वहाँ पर एक स्तूप बनाया था। अशोक के लगभग 100 वर्ष के बाद जो साधारण लोग थे, उन्होंने कहा हम इस स्तूप को बहुत बड़ा करेंगे। डबल कर दिया गया। और नए जैसे पत्थर वगैरह का प्रयोग होना शुरू हुआ तो उन्होंने स्तूप को बढ़ाया। तो जो सांची स्तूप है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को 630 शिलालेख मिले हैं। 630 शिलालेख सांची से मिले हैं,
और उन्होंने उनको इकट्ठा करा, उनको ट्रांसलेट किया और उनको प्रकाशित किया। जी हाँ। और ये 630 जो शिलालेख मिले हैं, इनमें केवल तीन किसी राजा के बारे में जिक्र करते हैं और राजा को मेंशन करते हैं। ये नहीं कि राजा ने कुछ दिया यहाँ पे, कि ये व्यक्ति उस राजा के वहाँ काम करता था। So 630 inscriptions, they all are contributions of ordinary men and women. तो साधारण लोग वो डोनेट करते हैं और ये स्तूप बनाते हैं। तो किसी ने एक खंबा डोनेट किया है, किसी ने एक पैसेज डोनेट किया है। तो इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि हम इस गांव के लोगों ने मिलकर इस खंबे को गिफ्ट किया है। तो आप दैट मीन्स ऑर्डिनरी पीपल। और एक गेट पे आप अभी भी देखेंगे एक शिलालेख है कि ये जो गेट है, ये विदिशा से आइवरी वर्कर्स आए थे, इन्होंने इस गेट पे काम किया और यही गेट इन्होंने डोनेट कर दिया। So, the point is, first point is antiquity of our civilization, continuity of our civilization. Third point is, इस civilization को साधारण लोगों ने बनाया। अब क्या मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ? ये हम उस टाइम की क्राउड सोर्सिंग और डोनेशंस की बात कर रहे हैं। अभी जो राम मंदिर बना है, लोगों की डोनेशन से बना है। इट सीम्स जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रही हैं वो इट इज़ मच मोर प्रेवलेंट देन वी अज्यूम। एंड इसके अतिरिक्त वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे केव्स हैं, जो केव्स बुद्धिस्ट, जैन्स और व्हाट वी कैन कॉल हिंदूज लूजली उन्होंने बनवाए हैं। तो अपने जिस भगवान के लिए वहाँ पे केव्स में भी इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो अगेन टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। सो ये जब हम इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं या ढूंढते हैं कि भाई ये सभ्यता इतनी लंबी क्यों चली, इसलिए चली क्योंकि ये साधारण लोगों ने इसको बनाया। वैसे तो इस सभ्यता पे बहुत सारे एपिसोड्स करने चाहिए क्योंकि ये है इतनी पुरानी और इतनी डाइवर्स, बहुत ब्रॉड कैनवस है। बट इस सप्ताह का सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ी डिसकंटिन्यूटी है, वो होती है जब मिडीवल पीरियड्स में हम आते हैं और इस्लामिक इन्वेजन्स स्टार्ट होते हैं। ओके मैम, वहाँ से क्या होता है? तो इसमें मैं पहले कहना चाहूँगी कि ये सोचना गलत है कि मध्यकाल से पहले भारत में कोई विदेशी शासन नहीं था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे इलाकों में प्राचीन भारत में भी विदेशी शासक आए और उन्होंने यहाँ पर शासन किया। और उनका बहुत सबूत है, उनके सिक्के हमको मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एट्सेट्रा। लेकिन इन जो प्राचीन भारत के विदेशी शासक थे, इनकी क्या विशेषता थी? इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने अपनी कोई ग्रंथ, अपना कोई टीचिंग, अपनी कोई आइडियोलॉजी, अपना कोई रिलीजन कभी भी लोगों पर थोपने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि हम जानते ही नहीं इनका क्या धर्म था। ये सब या तो बुद्धिस्ट बने या जैन्स बने या जिसको हम हिंदू कह सकते हैं। और जो सबसे पहला शिलालेख संस्कृत में हमको मिलता है वो रुद्र दमन शाका का है। तो ही वॉज अ शाकास बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत में जो आप आज भी देख सकते हैं। और जो भारत के लोग थे, जैसे कि सातवाहनास उसी टाइम के थे और सातवाहनास ब्राह्मण्स थे, लेकिन
उन्होंने शाकास के साथ विवाह किया. जी. सो इट वॉज एन ओपन सोसाइटी. ओपन सोसाइटी. एंड इतनी ओपन सोसाइटी थी कि जब, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं था, और पुराने जो लॉ मेकर्स हैं, कुछ ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आप बाहर से आए हैं, हाउ डू यू असिमिलेट. यस. तो वो कहते हैं कि आपको जैसे और लोग तौर तरीके हैं उनको अपनाइए, वैसे ही रहिए. कोई शुद्धि नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आप जो आपके पड़ोसी हैं उनके तौर तरीके अपनाइए. सो दिस वॉज, देयर वाज नो कन्वर्जन. देयर वॉज नो कन्वर्जन, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शुद्धि. अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब मध्यकाल में आक्रमण हुए, तो जो मध्यकाल के जो आक्रमण हैं, जिन्होंने आक्रमण किए वो एक धर्म को लेके आए थे. वो धर्म यहाँ पर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था. इस धर्म की एक विशेषता थी कि भाई वो मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं. तो जो आक्रमण हुए मंदिरों पर उत्तरी भारत में, जब 18वीं शताब्दी आरंभ हुई, तब कोई मंदिर बचा नहीं था. सो ये जो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हैं, जो हम वामपंथी इतिहासकार कह सकते हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारा इतिहास दोबारा लिखा, जी. उनका एक उद्देश्य था कि धर्म को इतिहास से हटा दीजिए. जब आप इतिहास लिखेंगे तो उसमें आपको कहना है कि धर्म का कोई स्थान नहीं था. तो आक्रमण क्यों हुए? कहते हैं वो लुटेरे थे, वो धन मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि मंदिरों में धन था. लेकिन प्रश्न ये उठता है, पहली बार आप मंदिर को लूटा, जो उसमें धन था वो आप ले गए. उसके बाद जो भक्त थे वो मंदिर को दोबारा बनाते गए. अब दोबारा उन पर आक्रमण करते गए. उस टाइम तो उनके पास कोई धन था नहीं ना. सोमनाथ महमूद गजनवी ने तोड़ा और लास्ट बार औरंगज़ेब ने आक्रमण किया. तो महमूद गजनवी अगर सारा लूट के चले गए सोमनाथ से, तो बाकी बचा क्या? और बामियान बुद्धा को तो 2000 में ब्लो अप किया. वहाँ पे क्या धन था? वहाँ पे तो कोई पूजा भी नहीं हो रही थी. बट दैट hatred of image worship is what is the abiding memory of the medieval period. Yeah. और सिर्फ इमेज वर्शिप के अलावा मुझे लगता है जो आपने लिखा है, स्पेशली इन फ्लाइट ऑफ डिएटीज में, पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया गया. बिल्कुल. जैसे दिल्ली का अगर आप लैंडस्केप उस वक्त देखते, इट यूज्ड टू बी लुक वेरी डिफरेंट. अभी जो हम इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर देखते हैं, डोम्स वगैरह नहीं थे. कौन सा पुराना मंदिर आपको दिखेगा दिल्ली में? प्राचीन नहीं है. अच्छा, साउथ का जो कहा, लोग कहते हैं कि भी साउथ में तो नहीं हुआ. साउथ में एक तो सेना दिल्ली से साउथ गई. साउथ में भी बहुत प्रभाव था आक्रमणों का, लेकिन वहाँ पर वो मूर्ति लेके भाग गए, क्योंकि साउथ में मूर्तियाँ बहुत सी ब्रॉन्ज इमेजेस थी. तो ब्रॉन्ज इमेजेस को लेके वो भाग गए. कुछ जगह उन्होंने मंदिरों में भी दफना दी, और कहाँ छुपाई हैं किसी को नहीं पता था. अभी भी आप अखबारों में पढ़ेंगे कि किसान खेती कर रहा था और उसको ये मूर्तियाँ मिली. दैट इज़ मूर्तिज दैट वर हिडन अवे इन द मिडीवल पीरियड एंड दे रिमेन्ड हिडन. हम आपने आइडल वर्शिप की हेट्रेड के बारे में बात करी. आपने फ्लाइट ऑफ डिएटीज में एक इमेज है, इसमें दिस स्टैचू ऑफ ब्रह्मा फाउंड एट गजनी, जो कि घिस गई है क्योंकि उसको फुटपाथ की तरह यूज़ किया गया है. उसके फेस पे कोई फीचर्स नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लाखों लोग चढ़ के जाते थे. और ऐसे एक चीज़ नहीं है मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. आपने इनफैक्ट एक जगह ये भी लिखा है कि उनकी हेट्रेड इस कदर थी कि वो धमकाते थे भारत के वासियों को कि अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हारी मूर्तियां फोड़ देंगे. हाँ, वो मुल्तान में मुल्तान में सन गॉड के. सन गॉड के. हाँ.
और दिस वाज डेटरेंट Yes. इनफ, उनकी रेवरेंस इतनी Yeah. थी कि वो एक्चुअली में अटैक नहीं करते थे Yes. इस डर के मारे कि भी हमारी मूर्ति ना खराब करो। एक और तो मैम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुन के सिर्फ क्या बोल सकता हूँ मैं, नाराज़गी होती है, गुस्सा ही आता है। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी अदर लॉजिकल इमोशन टू इट अदर देन दैट। फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पर महमूद गजनी की बात करी है, जहाँ व्हेन ही फेस्ड ऑफ विद जयपाल, और कुछ में बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं इसमें। लेकिन फाइनली आई वुड लाइक टू से वन थिंग, जी एंड दैट इज हाउ टू रिकनेक्ट विद आवर पास्ट। देखिए, जो हो गया उससे हम दोबारा क्या सीख सकते हैं। वी शुड नॉट गेट डिवोर्स्ड फ्रॉम आवर पास्ट। हम यही कह रहे हैं कि अपने इतिहास को जानिए, उसको समझिए, उसको भूलो मत। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। जी हाँ मैम, बट जो हुआ वो भी हमारे इतिहास का हिस्सा ही है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ उसको भूलिए मत। That's what I'm saying. हाँ, completely. अपने इतिहास को मत भूलिए। तो ये वेरी मच पार्ट ऑफ इतिहास यहाँ पर आपने लिखा है। लेकिन क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद एक प्रयत्न हुआ है कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं, और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। जी हाँ। कितने यंग जनरेशन है जिसको अपने इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया इज़ नाउ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पीपल विद देयर पास्ट। जो हम सोचते हैं मैम अकबर बहुत सेक्युलर थे, वो नैरेटिव भी चैलेंज किया हुआ है आपने, और ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट आपने कहा है कि वो इतने ग्रेट नहीं थे अपने सेक्युलरिज्म के आउटसेट की वजह से, वो ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि वही। दैट इज़ ट्रू फॉर मैनी रूलर्स, दैट जो आपकी सिचुएशन है वो एक्चुअली आपको डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिसी आपको अपनानी है। सो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द राजपूत मैरिजेस। यस, दैट एंड वेरियस अदर थिंग्स ही Yes. डिड। आपने समझाया कि कैसे इनकी पॉलिसीज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से कुछ दिखा रहे थे, एक्चुअली में ही वाज नाउ यू कैन affiliated. रिकमेंड दैट पीपल शुड रीड माय बुक्स। Yeah, I'm recommending it strongly, and I think it should be part of the curriculum. थैंक यू। And it has been, well, what can I say? It's been missed. थैंक यू। And if there's anything I can do to bring No, it no, to the... that was just a small joke. But I think it's more than a... it's a serious thing though. And I wish I had known this. अभी Thank तो you. खैर नहीं है, but if I have children and if they ask me क्या है history, तो this is what they should be exposed to. Yes, ये है facts, ये हुआ है हमारे साथ, yes. और अब ये हो रहा है। तो any concluding remarks you want to make? My concluding remark is actually an encouraging remark, because I am touched by the fact that people who are not historians, who are not academics, are now becoming aware and sensitive to our past. They are wanting to understand that past, and they're taking effort to educate themselves. I think this is a very, very, as an author, I feel very heartened and humbled that, people who are not academics or professional historians, they want to know, and they're actually reaching out to people like us and reading our books. What can be more encouraging than that? So there is always a better side, a more hopeful side to every situation. जी मैम, मेरी एक कोशिश रहती है इस पॉडकास्ट में, इसका नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ। इसमें वो चीज़ें बताई जाएं जो स्कूल और कॉलेज नहीं बताता। हाँ. एक तो चीज़ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इट कि ये हिस्टोरिकल नैरेटिव बताता नहीं, तो चलो ये तो एक वो है ही कि करिकुलम रिकमेंडेशन। एनी अदर थिंग्स जो आप इंक्लूड करना चाहेंगी सिलेबस ऑफ लाइफ में, जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी हैं? No, the whole of history curriculum has to be popularized. Our history has to be told to the students, to the young generation, not just students, the younger generation, in all its grandeur. जो इसमें कमियां आई, क्यों आई, and how we need to be aware of those shortcomings and try to find solutions to them. There are many problems that have come up in the course of history. We cannot be blind to the fact that India has become a wounded civilization. The wound has to be healed. So we cannot just go on saying that we were a great civilization. The point is how to reach those heights again. We have to be conscious of where we have failed.
We have to be conscious of where we have hurt ourselves and how to heal ourselves and to take all sections of society with us in our journey forward. I mean, true to the claim of the Bharatiya civilization of being collective and of being inclusive. Yes. Your attitude is also resembling that only. Yes. Or at least maybe Yes. now it has influenced me so much that everything I see from that prism. Thank you. Thank you. Thank No, you ma'am, so the much. thank you is for you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.